नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर के स्वास्थ्य संवाद में। आज हम बात करेंगे ब्रेन टीबी के बारे में। आज के दौर में बीमारियों का होना आम बात है। देश की आधी से ज्यादा आबादी कई तरह की बीमारियों से जूझ रही है, लेकिन इन सभी बीमारियों में से एक बीमारी ब्रेन टीबी भी है, जिसको नजरअंदाज करना ठीक नहीं। ये बीमारी बच्चों और हर वर्ग के वयस्कों को हो सकती है। भारत में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। टीबी के मरीजों के मामले में भारत की स्थिति पहले भी काफी खराब रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब टीबी के हर 70 मामलों में से 20 मरीज ब्रेन टीबी के होते हैं, तो इस पर ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर समीर कलरा। डॉक्टर समीर कलरा गंगाराम अस्पताल दिल्ली में एक विश्वसनीय न्यूरोसर्जन है। वे पिछले 27 वर्षों से एक सफल न्यूरोसर्जन रहे हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। तो स्वागत है आपका इंडिया टॉप डॉक्टर में सर। आप जैसे कि जानते हैं हम ब्रेन टीबी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपने हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर समीर कालरा है। मैं गंगाराम हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर ब्रेन और न्यूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। और ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब टीबी जो ब्रेन और स्पाइन का है वो मेरा स्पेशल इंटरेस्ट टॉपिक तो अगर हम शुरुआत की बात करें, तो ब्रेन टीबी है क्या? इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताइए। है। टीबी इन द ब्रेन आप कहना चाहते जी सर। हैं? जी देखिए, ऐसा है, जब हम टीबी की बात करते हैं तो टीबी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आई थिंक इंडिया में हर कोई जिस इन्फेक्शन से के बारे में जानता है। लेकिन ये मोस्टली लोग ये समझते हैं कि टीबी जो है वो सिर्फ छाती में होता है, बट ऐसा नहीं है। टीबी ब्रेन में भी बहुत कॉमनली होता है। हालांकि कॉमनली वो पकड़ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। और जब हम बात करते हैं ब्रेन की तो हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक अगर बात करें तो हम बात करते हैं क्रेनियो स्पाइनल की, क्योंकि ब्रेन और स्पाइन को हम एक ही पार्ट मानते हैं। अगर हम न्यूरो साइंस में बात करें तो हम ब्रेन और स्पाइन को एक पर्टिकुलर कनेक्शन मानते हैं। जिसका भी टीबी का इन्फेक्शन स्पाइन में होगा वो ब्रेन में जा सकता है, और जिसका ब्रेन में होगा वो स्पाइन में जा सकता है। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो छाती के द्वारा ब्रेन में जाता है और ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता तो फिर इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिससे लोग जल्दी से जल्दी से पकड़ सके? देखिए, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे एक स्टेज होती है डिजीज की, वैसे टीबी की आमतौर पे सिंपल भाषा में अगर बात करें तो तीन स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब है जब एक इंसान टीबी से इफेक्ट होता है, जो टीबी का कीटाणु उसके शरीर में चले जाता है। दूसरी स्टेज होती है लेटेंट फेज। लेटेंट फेज का मतलब ये है कि वो आपके शरीर के अंदर ग्रो कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका कोई सिम्टम नहीं है। और तीसरा स्टेज होता है एक्टिव स्टेज, जिसके बारे में आप शायद जानना चाहते हैं, जब सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। तो अब ब्रेन के जिस हिस्से में ये इन्फेक्शन जाएगा उस हिस्से के हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली सी होती है, इसको मेनिंजेस बोलते हैं। जब ये वहां पे इफेक्ट करता है तो उसमें हेडेक, सरदर्द होना, उल्टी होना, और धीरे धीरे आपको डिसोरिएंटेशन मतलब आपको ओरिएंटेशन कम हो जाना, आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होना, ये यूजुअली इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब ये जैसे वहां से स्पाइन में चले जाता है या डायरेक्टली स्पाइन में शुरू होता है तो वहां पे बैक एक होना या थोड़ा बहुत हाथ में या लेग्स में वीकनेस होना, ये इसके शुरुआती लक्षण। तो कोई कारण हो जिससे इसकी शुरुआत होती है, अगर आप उसके बारे में हमें कुछ बताना चाहें। देखिए, कारण तो यही है कि अगर आपको किसी जैसे ये एक ड्रॉपलेट स्प्रेड का इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट स्प्रेड का मतलब है कि जैसे एक इंसान को अगर छाती का टीबी है और वो उसके अंदर छाती में ऐसी कैविटीज बनी हुई है जहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो स्थित है, तो जब वो बोलेगा या अगर किसी से इंटरेक्ट करे तो उसके मुंह के द्वारा स्पूटम के थ्रू वो कीटाणु हवा में उड़ते हैं, और वो दूसरे जो इंसान जो उसके कांटेक्ट क्लोज कांटेक्ट में, तो उसके थ्रू वो उसके एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो छाती का ट्रैक्ट है उसके अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर जब वो कुछ टाइम तक ग्रो करते हैं तो ब्लड के द्वारा, खून के द्वारा वो धीरे धीरे शरीर के और पार्ट्स में चले जाते हैं। तो ब्रेन के अंदर एंट्री उसकी इसी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू थी। अच्छा। और कुछ ऐसा लोग जो कर सके इसको प्रिवेंट करने के लिए?
देखिए, प्रिवेंशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखें इंडिया में, मतलब आप कहते हैं इंडिया को हम टीबी कैपिटल कहते हैं वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा केसेस इंडिया में ही होते हैं। तो प्रिवेंशन तो सबसे पहला, जैसे जैसे आप समझ सकते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो अगर हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, वो कैसे रोकेंगे? हम क्लीन रह के एक दूसरे के पास पास ना जाएं। और जैसे हम एक ही खाने की चीज को ना धोएं और उसी को दोबारा यूज कर, तो जैसे आपके स्पूटम में है, थूक में है, तो अगर वो पूरी तरह साफ ना हो और दूसरा इंसान उसी को यूज कर ले, या फिर डायरेक्ट ड्रॉपलेट से हो, तो ये जो प्रिवेंशन है वो सोशल, एक तरह, जैसे आज आपने देखा होगा आजकल कोविड में लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो कुछ हद तक ये डिस्टेंसिंग इसमें हेल्पफुल होती है। तो हमको ये समझना है कि इसका स्प्रेड कैसे हो। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये सिम्टम्स को इग्नोर ना। जैसे ज्यादातर हमारे यहाँ यही चीज होती है कि हमें, हम सिम्टम्स हैं लेकिन हम उसको अवॉइड, जैसे खांसी हुई लंबे टाइम, जैसे सरकार ने इतने अवेयरनेस भी चला रखी है, इतनी अवेयरनेस कैंपेन है कि अगर खांसी पुरानी होती है, आपने देखा होगा रेडियो टीवी में भी आता है, तो टीबी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर हमारे लोगों में थिंकिंग होती है कि मुझे नहीं हो सकती, मेरी खांसी तो सिंपल खांसी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको बेटर है टेस्ट कर लेना चाहिए। तो कोई इलाज, अलग अलग प्रोसेसेस, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के बारे में आप हमें बताइए, कौन कौन से प्रोसेस है जिससे ट्रीट हो सकता है? देखिए, इसमें जो इलाज है वो बड़ा स्टैंडर्ड इलाज है, और मतलब इंडिया इज अ पायनियर फॉर दैट ट्रीटमेंट। तो इसमें जो है, मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें एटीटी होती है। और इसमें 4 ड्रग्स यूजुअली स्टार्ट की जाती है, और ये डिफरेंट पेशेंट्स के हिसाब से और डिफरेंट एरियाज के हिसाब से, मतलब आपको अगर लंग की टीबी है तो उसका ये प्रोग्राम होगा, आपको अगर गले की टीबी है तो उसका ये प्रोग्राम, प्रोग्राम मीन्स कितने महीने चलेगा और कौन सी दवाई चलेगी। ऐसे हर एक एरिया का अलग अलग तरीके से ये डिजाइंड है, कि जैसे ब्रेन और स्पाइन का होगा तो 1.5 2 साल चलती है, तो ऐसे सबका अलग अलग मेथड बनाया हो। और हम उसको सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो उसके बाद उसको चेक करते रहते हैं कि क्या वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कम्युनिटी स्प्रेड का। लोग टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करके बाद में बीच में छोड़ देते, या फिर उसको करने के बाद ये चेक नहीं करते कि क्या वो ट्रीटमेंट की वजह से उनको कम हो रहा है कि नहीं हो। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड। तो पर्टिकुलरली ब्रेन और स्पाइन के ट्रीटमेंट में कितना दिन लगता है एवरेज? देखिए, इसके लिए भी ये है कि ये डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल है कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ चुका है और कितने एरियाज को इन्वॉल्व कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन इट कैन वेरी बिटवीन 1 to 2 years। बट आमतौर पे हम 1.5 साल एक कट ऑफ लेके चलते हैं कि 1.5 साल में यूजली ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। बट इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि आजकल अगर आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत कॉमन है, जिसमें कि नॉर्मल ड्रग्स काम नहीं करती, तो हमें सेकंड लाइन टीबी की दवाइयां देनी पड़ती। तो उन केसेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट अदरवाइज इट इज स्टैंडर्ड बिटवीन 1। और कौन कौन से उम्र के लोग ज्यादातर, मतलब ज्यादा रिस्क पे होते हैं ब्रेन टीबी जो ब्रेन में होती है उस फैक्टर के लिए? कौन कौन से एज के लोग सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर में होते हैं? देखिए, वैसे अगर हम बात करें तो कोई भी एज इसके लिए इम्यून नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन वो ज्यादातर बच्चों में ज्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि बच्चों में एक तो एक्सपोजर का ध्यान बच्चे नहीं रख पाते, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों में उतनी अंदर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग तब तक हुई नहीं होती। और फिर ये भी होता है कि बच्चे अपने सिम्टम्स को बहुत ज्यादा क्लियरली बता नहीं सकते। वो अपने, जैसे अगर आपको कोई सर में दर्द होता है, एडल्ट को पता है कि मुझे दर्द हो रहा है या खांसी हो रही है तो बता सकता है, लेकिन बच्चे उस चीज को इतना ज्यादा समझ नहीं पाते, तो इसलिए उनका डायग्नोसिस थोड़ा सा लेट होता है, और इसीलिए सिम्टम्स भी ज्यादा सीवियर होते हैं। बाकी एल्डरली में भी ये काफी सीवियर होता है, जैसे जो वृद्ध लोग हैं उनमें भी ये ज्यादा सीवियर होता है, बिकॉज उसमें भी वही सेम फैक्टर्स हैं कि इम्यूनिटी कम होती है, और उनको भी सिम्टम्स समझने में काफी टाइम। बाकी कोई एज ग्रुप ऐसे इम्यून नहीं है, सभी एज ग्रुप्स में होता है। जी सर। और ब्रेन टीबी के होने के बाद या होने से पहले कोई ऐसा खाना, ऐसे डाइट वाइज किसी चीज से लोगों को बचना चाहिए, या कोई डाइट जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे जनता को?
देखिए टीबी के लिए जो डाइट है वो एक एक तरह से सभी जगह की टीबी के लिए कॉमन ही होती है, क्योंकि टीबी टीबी जो इन्फेक्शन इन्फेक्शन होता है उसमें मसल लॉस जिसे कहते हैं, प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग यूजुअली एडवाइस करते हैं कि प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखें। मतलब जैसे जो वेजिटेरियंस हैं वो नॉर्मली जैसे थोड़ा दालें ज्यादा खा सकते हैं, और पनीर का हम कहते हैं कि ज्यादा करना चाहिए। और थोड़ा सा एयर का भी बहुत इसमें हेल्प होती है कि खुली हवा में रहें ताकि अच्छी ब्रीदिंग कर सकें। बाकी जैसे नॉन वेजिटेरियंस है उनमें नॉन नॉन वेज एग्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि प्रोटीन आपको सप्लाइड करते हैं, क्योंकि प्रोटीन लॉस को हमें थोड़ा प्रिवेंट करना होता है। और अगर कोई इंसान इस सब चीजों को नहीं ध्यान दे सकता तो हम सप्लीमेंट्री प्रोटीन पाउडर्स भी एडवाइस करते हैं, जिससे वो इसको कमी को पूरा कर सके। तो जैसे कि सर अभी आपने बोला कि कोई एज ग्रुप नहीं है पर्टिकुलर ब्रेन टीबी होने के लिए, जी। तो लेकिन क्या ऐसा है कि बच्चों को जब हो तो उसके सिम्टम्स अलग हो और बूढ़ों को जब हो तो उनके सिम्टम्स अलग हो? जी वही बात है, बच्चों में सिम्टम्स ज्यादातर बहुत सीवियर होते हैं, जैसे बच्चों में सर दर्द होना, उल्टी होना, और फेलियर टू थ्राइव। फेलियर टू थ्राइव का मतलब ये होता है कि मतलब बच्चा ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा। ये सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, और बहुत जल्दी टीबी स्प्रेड करके, जैसे मेनिंजिस का मैंने आपको बताया कि ब्रेन के जो ऊपर के सरफेस होते हैं वहां पे बहुत जल्दी टीबी हो जाती है, और बहुत ही जल्दी ब्रेन में पानी की रुकावट कर देती है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है ब्रेन में जिसको हम हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है, जैसे हर इंसान के ब्रेन में एक पानी होता है जो कि सर्कुलेट करता है, जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है वैसे ही पानी भी सर्कुलेट करता है। तो ये पानी ब्रेन से स्पाइन में जाता है और स्पाइन से ब्रेन में, ऐसे फ्लो होता है। लेकिन जब टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ही जल्दी, मतलब कहा जाता है कि अगर 4-6 हफ्ते भी इन्फेक्शन हो जाए तो सीधा पानी की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो सर का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है वैसे ब्रेन का भी प्रेशर होता है। तो बढ़ते ही हेडेक, वॉमिटिंग, और बहुत ही जल्दी सेंस डाउन होनी शुरू हो जाती है, मतलब इंसान बेहोशी भी बहुत जल्दी चले जाता है। ये चीज बच्चों में माना जाता है कि 70% बच्चों में जिनको ब्रेन का इन्फेक्शन होता है उनको ये वाली प्रॉब्लम हाइड्रोकेफलस की हो जाती है। एडल्ट्स में थोड़ा सा ये कम, क्योंकि एडल्ट्स एक तो अपने सिम्टम्स ही बता लेते हैं, और ये सिम्टम्स भी थोड़े से लेट होते हैं। अराउंड 20-25% एडल्ट्स में ये चीज होती है। जी। और सर एक डाउट है या एक क्वेश्चन है बहुत लोगों के माइंड में, जो मैं चाहूंगी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी जनता को क्लियर करें। लोगों का ऐसा मानना है कि ब्रेन टीबी के जो मेडिसिन होते हैं उनको लेने के बाद आंखों की रोशनी चली जाने के बहुत चांसेस होते हैं, तो क्या ये सच है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये लोगों के अंदर ये शंका है, मिथ है। बट इसमें ना, जैसे आप हम बात करते हैं कि 4 ड्रग थेरेपी हम यूजुअली देते हैं, 4 दवाइयां शुरू में देते हैं। उसमें इथाम्बुटोल नाम की एक दवाई होती है, जिससे एक तरह की जो आंख की नस है वो कई बार वीक हो जाती है। बट यूजुअली उसका सिम्टम पहले पता लगता है, पहली बार में सब में नहीं होती, बहुत कम लोगों को होती है। और जिसमें होती है उसको पहले से आइडिया लग जाता है। अगर हम जैसे कभी ट्रीटमेंट दें तो हम पहले उनको बता देते हैं कि भाई ऐसी कोई सिम्टम हो तो आप बता दीजिए। तो उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है, जैसी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली हम उसको चेक करते हैं, और वो दवाई रिप्लेस करके दूसरी दवाई शिफ्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दवाई लेने से होता है, दवाई लेने के बाद ना बताने से और उसको टॉलरेट करने से वो ये चीज ज्यादा होती है। बाकी एक दवाई आजकल, एक पहले आती थी स्ट्रेप्टोमाइसिन करके, आजकल कम यूज होती है वो। तो उससे भी कभी कभी ब्रेन का प्रेशर होने से आईज में फर्क आता है, बट वो भी सब चीजें आपको टाइमली पता लग जाती है। अगर आपको मालूम है कि कोई ऐसा सिम्टम रिपोर्ट करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ बस्ट किया है आपने हमारी जनता के लिए। मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं जी लूंगी, बस आखिरी सवाल आप कुछ हमारी जनता के साथ शेयर करना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, ये जो हमारी कंट्री पे एक बहुत बड़ा लोड है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा लोड है टीबी का, और ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज है। मतलब अगर इसमें अवेयरनेस आपके माध्यम से अगर होए लोगों को, मतलब उनको समझ में आए कि अगर हम अवेयर हो तो हम इसको एक तो अर्ली कैच कर सकते हैं और बहुत ज्यादा स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे इतना प्रेशर पड़ता है टीबी का, उसको हम कम कर सकते हैं। ये बहुत इजीली ट्रीटेबल, वेरी वेल प्रिवेंटेबल डिजीज है।
तो हमें आई थिंक सब लोग कर ही रहे हैं। रादर अभी अगर आप देखें तो इवन एप्स भी अवेलेबल हैं जो फोन पे यूज की जा सकती हैं, जिससे हाउ टू प्रिवेंट टीबी ये एक ड्राइव चलती है। और गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम जिसे डॉट्स प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेंट ट्रीटमेंट, तो गवर्नमेंट एक फ्री ट्रीटमेंट भी सब प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर आप ट्रीट होंगे तो आप आगे स्प्रेड करने से रोकेंगे। तो अगर आप स्प्रेड करने से रोकेंगे तो और लोगों को नहीं होगी। तो अगर हम सब इस चीज को फॉलो करें, और जैसे पहले के जमाने में होता था कि लेप्रोसी है, टीबी है, तो लोग उसको बिल्कुल बहुत ऐसा बहुत बड़ी कर्स मानते थे कि पता नहीं क्या हो गया, दूर रहे। तो इस ऐसा ये चीज गलत है, हमें उसका समझना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। एक बार ट्रीट हो गया तो आप कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट होने से बचा सकते जी सर, बहुत ही आई ओपनिंग मैसेज दिया है आपने हमारी जनता को। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी जानकारी देने के लिए। हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपसे अगले इंटरव्यू में मिलेंगे सर। थैंक यू। और अगर आप लोग डॉक्टर समीर का इंटरव्यू बुक करना चाहते, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, तो आप इंडिया टॉप डॉक्टर की वेबसाइट पे जाके बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप डॉक्टर।